हेलो डिवियंस, इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 7 को रिवाइज करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कि कम समय में चैप्टर के हर टॉपिक को हमें डिस्कस करना है ताकि बोर्ड्स एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म कर पाएं। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। इसको परचेज करने के लिए आप व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर क्लिक कर सकते हैं, जिस पर क्लिक करने पर आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो नोट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका PDF आप हमारे वेबसाइट www.davguru.in से डाउनलोड कर सकते हैं। इस चैप्टर में हमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि धरती पर जितने दूसरे रिसोर्सेज हैं वो सब अनयूज्ड रह जाएंगे अगर ह्यूमन ही नहीं होगा। यही चीज़ हम लोग इसके डेफिनेशन में भी लिखेंगे अगर पूछा जाए कि ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन बीइंग्स आर कंसिडर्ड द बिगेस्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स ऑफ अ कंट्री बिकॉज ऑफ देयर इंटेलिजेंस, थिंकिंग एंड क्रिएटिव स्किल। ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस होता है, वो सोच सकता है, उसके पास क्रिएटिव स्किल होता है, जिसके मदद से वो बाकी के रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ कर पाता है। इसी वजह से ह्यूमन रिसोर्स को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इट इज़ इम्पेरेटिव फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एम्प्लॉयमेंट टू इंश्योर इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूट फुली टू द सोसाइटी। सोसाइटी में रहने वाला हर व्यक्ति देश के लिए रिसोर्स नहीं होता है, बहुत लोग बर्डन भी होते हैं। अगर व्यक्ति को एडुकेट किया जाए, उसके हेल्थ केयर का ध्यान रखा जाए, फिर जाकर जब वो किसी तरह का एम्प्लॉयमेंट करने लगता है, किसी तरह का काम करने लगता है, तब जाकर वो देश को कंट्रीब्यूट करता है, सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाता है। और तब जाकर हम लोग कहते हैं कि ही इज़ अ और शी इज़ अ ह्यूमन रिसोर्स। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो एजुकेशन और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ लोगों को प्रोवाइड करे। एडुकेटिंग एंड एम्पावरिंग वुमेन इज़ क्रूशियल। देयर इज अ सेइंग, एडुकेटिंग वन वुमेन मीन्स एडुकेटिंग द होल फैमिली। महिलाओं को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि अगर एक महिला शिक्षित हो जाती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। ऐसा क्यों होता है? पुरुष क्यों नहीं पूरे परिवार को शिक्षित कर सकते हैं? ऐसा इसीलिए माना जाता है क्योंकि अधिकतर घरों में महिलाएं ही घर में ज़्यादा समय देती हैं और पुरुष अधिकतर समय में घर से बाहर होते हैं, वो खेतों में होते हैं या कहीं पर काम करने जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। इसका डेफिनेशन यूएनडीपी ने कुछ इस तरह से दिया है। यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, यानी कि लोगों की चॉइस को अगर बेहतर किया जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है। अब लोगों की चॉइस को बेहतर कैसे किया जाएगा? अगर उनको एडुकेट किया जाए तो उनका स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा और उसके बाद उनकी चॉइसेस जो हैं वो भी बेहतर होंगी, और इस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसको शॉर्ट में HRD कहते हैं। अ स्पेसिफिक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन इंडिया फोकस्ड ऑन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पीपल। ये गवर्नमेंटल डिपार्टमेंट है जो कि लोगों के एजुकेशन पर ध्यान देती है और लोगों के डेवलपमेंट पर ध्यान देती है। अगला टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन हर जगह सेम नहीं होता है, कहीं कहीं पर बहुत बड़े एरिया में कम लोग रहते हैं, कहीं कहीं पर छोटे एरिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। हाउ पीपल आर स्पार्स्ड अक्रॉस द अर्थ सरफेस, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ हाईली अनइवन। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है हाईली अनइवन है। हम आपको अभी बताएं कि कहीं कहीं पर कम ही जगह पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आपको देखने को मिल जाएगा और कहीं कहीं पर आपको लोग ही नहीं दिखेंगे। अब देखिए, दो तरह का पॉपुलेशन एरिया आपको देखने को मिल सकता है। एक कॉन्सेंट्रेटेड एरिया हो सकता है, दूसरा स्पार्स एरिया हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड एरिया जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, और ये एरिया कहाँ कहाँ हो सकता है? जहाँ पे फर्टाइल रिवर वैलीज होते हैं, जहाँ पे ऐसे ज़मीन होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, नदियों के किनारे। इंडस्ट्रियल डेवलप्ड रीजन, जहाँ पे फैक्ट्रीज होते हैं। इन एरियाज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसे एरिया जहाँ पे नेचुरल रिसोर्स बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये सब ऐसे जगह हो गए जहाँ पे आपको बहुत सारे लोग देखने को मिल जाएंगे। दूसरा स्पार्स एरिया, यानी कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम देखने को मिलती है या पॉपुलेशन होता ही नहीं है। ये सब कौन कौन से एरिया है? जैसे कि पोलर रीजन, नॉर्थ पोल साउथ पोल में लोग नहीं मिलेंगे आपको। नेक्स्ट है हॉट डिजर्ट, जैसे कि थार डिजर्ट है, सहारा डिजर्ट है, वहाँ पे लोग बहुत कम या नहीं देखने को मिलेंगे। थिकली फॉरेस्टेड एरिया, जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर भी लोग नहीं रहते हैं, और जहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल रहता है, जैसे कि बहुत ज़्यादा धूप रहती है या बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वहाँ पर भी स्पार्स पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगा। पूरे दुनिया का पॉपुलेशन 7 बिलियन को क्रॉस कर चुका है, और केवल इंडिया और चाइना, यही दो ऐसे देश है जहाँ पे 37% पूरे दुनिया का पॉपुलेशन रहता है। सोचिए कितना बड़ा पॉपुलेशन केवल इन दोनों देशों में रहता है। तीसरा टॉपिक है इंडिया लैंड मैन रेशियो। लैंड मैन रेशियो का मतलब हुआ कि कितने ज़मीन में कितने लोग रहते हैं। अब देखिए, इंडिया का रैंकिंग की अगर हम बात करें तो इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है बाई साइज। अगर आकार के मामले में देखें तो 7वां सबसे बड़ा देश है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में देखें तो दूसरा सबसे बड़ा पॉपुलेशन इंडिया में ही रहता है। अब तो फर्स्ट हो गया है।
तो बुक में आप देख लीजिएगा, अगर फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट ही लिखिएगा, नए वाले बुक में शायद अपडेटेड होगा। इंडिया के अंदर अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो ये भी काफ़ी अनइवन है। लगभग आधी पॉपुलेशन पूरे इंडिया की 5 स्टेट्स में ही रहती है। और वो 5 स्टेट्स कौन कौन से हैं? पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश। पूरे भारत की आधी आबादी इन्हीं 5 राज्यों में रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी को 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला हो गया लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया। यहाँ पे मैक्सिमम 250 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। 1 स्क्वायर किलोमीटर का मतलब क्या हुआ कि 1 किलोमीटर लंबा, 1 किलोमीटर चौड़ा। ये जो एरिया हो गया इसको हम लोग कहेंगे 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया। मतलब इतने लोग में अगर मैक्सिमम 250 लोग रह रहे हैं तो हम लोग इसको लो पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया कहते हैं। ऐसे राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, जहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी है 17। मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में मात्र 17 लोग रहते हैं, सोचिए कितना कम है। मिजोरम केवल 52 लोग रहते हैं। सिक्किम में केवल 86 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। दूसरा है मॉडरेट डेंसिटी। यहाँ पे 251 से 500 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर आपको देखने को मिलेंगे। उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, त्रिपुरा, ये सब मॉडरेट पॉपुलेशन डेंसिटी वाले राज्य हैं। और तीसरा है हाई डेंसिटी वाला राज्य। अब इसमें देखिए क्या होता है, 501 पर्सन से ज़्यादा 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको देखने को मिल जाएंगे। बिहार का 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 1102 लोग देखने को मिल जाएगा, 1102 लोग। वेस्ट बंगाल का 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको 1029 लोग देखने को मिल जाएंगे। केरला में 859 लोग और उत्तर प्रदेश में 828 लोग। अब ये सब आपको ज़्यादा लग रहा होगा तो दिल्ली का एक बार सर्च कीजिएगा कि दिल्ली के 1 स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। लगभग 11,000 लोग रहते हैं 1 स्क्वायर किलोमीटर में। बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, उसका 10 गुना। अगला टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर ये डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन किसी भी जगह का ज़्यादा होगा या कम होगा। अब याद कीजिए एग्रीकल्चर वाले चैप्टर में भी हमने इसी तरह के फैक्टर्स देखे थे कि किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छे से होगा कि ख़राब से होगा। तो वही सारे फैक्टर्स यहाँ पर भी है, वही सारे फैक्टर्स हम लोग यहाँ पर भी चिपका सकते हैं। तो जितने सारे फैक्टर्स हैं उसको 2 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक है फिजिकल फैक्टर वाला कैटेगरी, दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर वाला कैटेगरी। एकदम आप रिलेट कर सकते हैं एग्रीकल्चर वाले चैप्टर से। फिजिकल फैक्टर्स में आते हैं रिलीफ, यानी कि ज़मीन कैसी है। लोग कहाँ पे रहना पसंद करते हैं? जो प्लेन एरिया होता है ना, वहाँ पे लोग रहना पसंद करते हैं। जो गंगा नदी बहती है ना, लो लैंड से जो गंगा नदी जिस एरिया से बहती है वहाँ पे आपको अधिक पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग हाई माउंटेन्स वाला एरिया देखें तो वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन होता है, वहाँ पे लोग नहीं के बराबर रहते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि प्लेन्स एरिया में फार्मिंग बेहतर तरीके से किया जा सकता है और ट्रांसपोर्टेशन बेहतर तरीके से किया जा सकता है। उसी तरह से दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट। जहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है, मॉडरेट रहता है, वहीं पे लोग रहते हैं। अगर एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी या बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वहाँ पे लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। तीसरा है सॉइल एंड वाटर। अगर फर्टाइल सॉइल है और एडिक्वेट वाटर सप्लाई है, आसपास में नदी है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। उसके बाद है वेजिटेशन। डेंस इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जहाँ होते हैं वहाँ पे लोग कम आपको देखने को मिलेंगे, घने जंगल में लोग कम देखने को मिलेंगे। लेकिन जो मानसून फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा मोड़ा पॉपुलेशन देखने को मिलेगा। दूसरा कैटेगरी है इकोनॉमिक फैक्टर्स का, जिसमें कि पहला है मिनरल्स। जिस एरिया में ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं वहाँ पे लोग बसते हैं। जैसे कि जहाँ पे कोयला मिलता है, आयरन ओर मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है, जैसे कि झारखंड है इंडिया में, मिडिल ईस्ट है। तो इन सब एरिया में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। यहाँ पे माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ का एरिया आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पे लोग भी आपको देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रीज़ जहाँ होती है वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, वहाँ पे लोग नौकरी ढूंढने जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जाते हैं। इसका एग्जांपल है ईस्टर्न यूएसए, वेस्टर्न यूरोप, पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। ये सारे एरियाज़ हैं जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ के चक्कर में लोग जाते हैं और वहीं पर बस जाते हैं। तीसरा है ट्रांसपोर्ट। अगर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होती है तो वहाँ पर भी आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी लोग सेटल होना पसंद करते हैं। और चौथा है गवर्नमेंट पॉलिसीज़। अगर देश की पॉलिसी अच्छी है तो वहाँ पे लोग अधिक से अधिक बसेंगे। लेकिन अगर किसी तरह की डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी आ जाती है, भेदभाव वाली नीति आ जाती है, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करने लगते हैं, वहाँ से लोग भागने लगते हैं। या अगर किसी तरह का वार हो जाता है तो वहाँ से लोग भागने लगते हैं, जैसे कि पर्शियन गल्फ वार के समय लोग भागे थे। और सोवियत यूनियन ब्रेकअप जब हुआ था, सोवियत संघ जब टूटा था अलग अलग देशों में, तब भी बहुत सारे लोगों ने माइग्रेट किया था। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन में बढ़ोतरी। क्या होता है? द नेट चेंज इन पॉपुलेशन बिटवीन टू फिक्स्ड पीरियड। दो अलग अलग समयों के बीच में जितना पॉपुलेशन में चेंज आता है, जितना पॉपुलेशन में ग्रोथ या डिक्लाइन आता है, उसी को हम लोग ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसको हम लोग परसेंटेज में शो करते हैं।
जब भी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की बात आती है तो वो बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है, जैसे कि बर्थ रेट से, डेथ रेट से और लार्ज स्केल माइग्रेशन से। अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ेगी, डेथ रेट ज़्यादा होगा तो पॉपुलेशन घटेगी, और लार्ज स्केल माइग्रेशन होगा तब भी पॉपुलेशन घटेगी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ओवरऑल पॉपुलेशन ग्रो ही कर रहा है। पहले 400 मिलियन पॉपुलेशन था 1961 में, और अब 1.2 बिलियन हो चुका है 2011 तक। सबसे अंतिम टॉपिक है इस चैप्टर का, कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ह्यूमन रिसोर्स का, जिससे कि ह्यूमन रिसोर्स का क्वालिटी डिफाइन किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स एट्रीब्यूट्स इंक्लूड एज स्ट्रक्चर, सेक्स रेशियो, लिटरेसी रेट एंड रूरल अर्बन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले एज स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। एज स्ट्रक्चर से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स किस तरह का है, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स है हमारा या बुरा ह्यूमन रिसोर्स है। सबसे पहला कैटेगरी आता है यंग पॉपुलेशन का। 14 साल से कम का जो पॉपुलेशन होता है उसको हम लोग यंग पॉपुलेशन कहते हैं और इनको डिपेंडेंट माना जाता है। दूसरा है एडल्ट या प्रोडक्टिव पॉपुलेशन का ग्रुप, जिसमें कि 15 से 59 साल के लोग आते हैं और इन्हीं को इकोनॉमिकली एक्टिव माना जाता है। और तीसरा है ओल्ड पॉपुलेशन का ग्रुप, जिसमें कि 59 साल से ऊपर के लोग आते हैं और ये भी डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला जो ग्रुप हुआ दोनों डिपेंडेंट हुए, और ये दोनों किस पर डिपेंडेंट होते हैं, तो एडल्ट या प्रोडक्टिव पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट होते हैं। एक कंट्री में एडल्ट या प्रोडक्टिव पॉपुलेशन जितना ज़्यादा होगा वो कंट्री उतना ही अच्छा माना जाएगा, उसका ह्यूमन रिसोर्स उतना ही अच्छा माना जाएगा। दूसरा है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो से हमें ये पता चलता है कि पर 1000 मेल्स कितने फीमेल्स हैं। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो यूरोप में है, पर 1000 मेल्स सबसे ज़्यादा फीमेल्स यूरोप में है। और वर्ल्ड एवरेज की बात करें तो ये है 984, यानी कि 1000 पुरुषों में केवल 984 महिलाएं हैं। पूरे वर्ल्ड की बात ये की जा रही है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 2011 में रिकॉर्ड किया गया था, ये था 943, यानी कि 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं थी। केरला का सबसे हाईएस्ट सेक्स रेशियो है 1084 महिलाएं 1000 पुरुष के ऊपर, और हरियाणा का सबसे लीस्ट है 879 1000 पुरुषों के ऊपर। इंडिया में जहाँ पे सेक्स रेशियो खराब है उसका रीज़न क्या है, तो लोग मेल चाइल्ड को प्रेफर करते हैं, हाई फीमेल इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट के कारण, नेगलेक्ट ऑफ फीमेल चिल्ड्रन के कारण बच्चों को नेगलेक्ट किया जाता है फीमेल होने के कारण, एंड इलीगल प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन, पहले ही पता लगा लिया जाता है कि फीमेल चाइल्ड है और फिर फीमेल फोर्टिसाइड करवा दिया जाता है। तो ये सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण भारत में अलग अलग क्षेत्रों में सेक्स रेशियो खराब देखने को मिलता है। और तीसरा है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है, परसेंटेज ऑफ पीपल हु कैन रीड एंड राइट। जो लोग पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, उनको लिटरेट माना जाता है। मतलब एक व्यक्ति जो केवल लिख सकता है, पढ़ सकता है, साइन कर सकता है, उसको लिटरेट के कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। हायर इन अर्बन एरियाज देन रूरल। गांव के लोगों से ज़्यादा शहर के लोग लिटरेट होते हैं। हायर अमॉन्ग्स मेल देन फीमेल्स। महिलाओं से ज़्यादा पुरुष लिटरेट होते हैं। इट इज़ अ की इंडिकेटर ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इससे पता चलता है कि एक कंट्री कितना डेवलप करने का पोटेंशियल रखता है। अगर लिटरेसी रेट ज़्यादा होगा तो कंट्री ज़्यादा तेज़ी से डेवलप करेगा, कम होगा तो स्लो डेवलप करेगा। फाइनली हमने चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। आप इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट का आइकन है, उस पर क्लिक करके आपको फ्लिपकार्ट का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप प्लेलिस्ट ओपन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको ऐसे ही और भी चैप्टर्स के वीडियोस मिल जाएंगे। और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।